बैंड बाजा बजाते हैं तो नाम बताना होगा। हम नहीं कह रहे हैं भाई साहब, यूपी के मंत्री गुलाब देवी ने कहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर, आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन सी खबर होगी, हर दिन मैं आपको बताता हूं। देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जो अगले 1 घंटे में आपको देखना, जानना, समझना जरूरी है, ताकि आप देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेट हो जाएं। सबसे पहले बात नाम पर मचे सियासी घमासान की करेंगे। अभी तक तो खाने पीने की दुकानों पर ही नाम को लेकर हंगामा मच रहा था। यूपी की शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया है अब बैंड बाजा वालों को भी नाम बताना पड़ेगा। क्या कहा है मंत्री जी ने जिस पर हंगामा हो रहा है, जानना चाहते हैं? विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मिशन निवेश की करेंगे। आज भी मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। कितने का? 19,000 करोड़। खूब पैसा आने वाला है भाई साहब। कहां? मध्य प्रदेश में। कहां से आने वाला है, विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात अतिथि शिक्षकों की करेंगे। प्रशासन ने कह दिया है नियमित नहीं होंगे अतिथि शिक्षक। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने भी कहा था अतिथि शिक्षक हैं तो क्या घर में कब्जा कर लेंगे। मंत्री जी की बात पर मुहर लग गई है। अतिथि शिक्षक अब घर पर कब्जा नहीं करेंगे। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में इंदौर की खबर दिखाएंगे। फिर से एक पति ने सुसाइड कर लिया है, पत्नी से परेशान होकर। पति ने शादी वाली टाई को ही मौत का फंदा बना लिया और फांसी लगाकर जान दे दी। पांचवी खबर रीवा से आई है। मस्कुलर डिस्ट्राफी नाम की बीमारी है एक शख्स को, इलाज नहीं मिल पा रहा है तो एसडीएम ऑफिस के सामने अनशन पर बैठा है। छठी खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का झारखंड के मुख्यमंत्री से कनेक्शन सामने आया है। खबर क्या है, जानना चाहते हैं? दो मुख्यमंत्रियों से शराब घोटाले का कनेक्शन जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। सातवीं खबर में बात आपके स्वास्थ्य की करेंगे। बालोद में डायरिया से लोग परेशान हैं। आज पति पत्नी की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। क्यों बीमार हो रहे हैं, विस्तार से बताएंगे। और आखिर में आपको नक्सल पीड़ितों की तस्वीर दिखाएंगे। दिल्ली से लौटे नक्सल पीड़ितों का मुख्यमंत्री निवास में सम्मान हुआ है। अच्छी तस्वीर आई है। चलिए अब खबर विस्तार से बता देते हैं और अगले 1 घंटे सब कुछ दिखाऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन बताइए, आज बैंड बाजे वाली लीड स्टोरी है। बहुत जरूरी है समाज के हर वर्ग का इस तरह से प्राइम टाइम में दिख जाना। शादी होती है, जब तक बैंड बाजा ना आए तो लोग कहते हैं माहौल नहीं बन रहा है, और जब बैंड बाजा वाले आ जाएं तो चाचा, ताऊ, फूफा, भाभी, नानी, समझ रहे हैं, सब लोग निकल पड़ते हैं नाचने के लिए। लेकिन आज इनका जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? अब बैंड बजाने वाले को भी नाम बताना होगा। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल नाम में ही सब रखा है भाई साहब। जैसे मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, कभी कभी बहुत ज्ञानी आदमी मिल जाता है तो कहता है ज्ञान का इंद्र मतलब ज्ञानेंद्र होता है। हो सकता है मैं ज्ञानी हूं, हो सकता है कोई ज्ञान ही ना हो, लेकिन लोग हैं व्याख्या करते रहते हैं, संधि विच्छेद करते रहते हैं। खूब हंगामा हो रहा है इसी नाम पर, जमकर राजनीति हो रही है। कभी दुकानों के आगे नाम लिखने पर बवाल, कभी स्टेशनों के नाम बदलने पर सियासत, तो कभी जिलों के नाम बदलने पर राजनीति। बस इसीलिए कह रहा हूं आजकल नाम में ही सब रखा है भैया। अब बताइए, हमारा एक मित्र है, उसने अपना नाम अंचल रखा है। अरे कोनो नाम है अंचल, पूर्वांचल पर रखा है, घनिष्ठ मित्र है, क्या करें, अंचल नाम से ही बुलाते हैं। कल भी शुरुआत में आपको खबर दिखाई थी कैसे यूपी के नेम प्लेट वाले योगी मॉडल की हिमाचल के मंत्री ने तारीफ की थी, और हिमाचल में भी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया था। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश के मंत्री के इस बयान से पूरे देश में हंगामा मच गया। कांग्रेस के अंदर भी कलह शुरू हो गई। अभी ये सब चल ही रहा था कि यूपी की मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजा के नाम पर बोल दिया। फिर से हंगामा होने लगा। मंत्री जी कह रही हैं बैंड बाजा वालों को भी खुद के नाम पर बैंड का नाम रखना चाहिए। इधर मंत्री जी का नाम लिया, उधर हंगामा शुरू हो गया। मंत्री जी क्या कह रही हैं, पहले वो सुन लीजिए, आगे विस्तार से खबर बताएंगे। बात यह है कि चाहे किसी का भी व्यवसाय हो, किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए, जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। अब हमने देखा है कि चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं,
किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको वो अपने नाम से करे। अपने नाम पर उसे क्यों कमजोरी महसूस होती है, क्यों आत्मग्लानि महसूस होती है? ये नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी कह रही हैं सबको अपनी जाति के मुताबिक नाम रखना चाहिए, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी ने ऐसा बोलकर कई लोगों को ठेस पहुंचा दिया है। हंगामा शुरू हो गया है। यूपी से उठा सियासी बवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। भाई साहब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आज आदत पड़ गई है कि वे धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हर धर्म का व्यक्ति, बैंड बाजा तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के उत्सव में बजता है, उसे धर्म के आधार पर बांटा जाना ये कहाँ तक उचित है? दरअसल केवल जब चुनाव आते हैं, कभी किसी भी राज्य के चुनाव आ रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का वातावरण निर्मित करने की कोशिश करते हैं जिसमें एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से अलग सोचने लगे। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं। ये बड़ा धर्म और हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी आप देखे होंगे गणेश चतुर्थी में डीजे बजाने की अनुमति तक नहीं मिल पाया। सिर्फ ये विकास के नाम को गुमराह कर ये सिर्फ धर्म और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही है। मैं समझता हूँ इससे जनता समझ चुकी है। होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगाइए और अब बैंड बाजे वालों को भी मंत्री जी ने नसीहत दी है। तो विस्तार न्यूज की टीम सीधे बैंड बाजे वाली टीम के पास भी पहुंच गई, जिनकी रोजी रोटी है बैंड बाजा। वो लोग क्या कह रहे हैं जो बैंड बाजा बजाते हैं, ये भी सुन लीजिए। सरकार के बयान को सही मानूंगा कहीं ना कहीं, और शरीयत के हिसाब से भी मैं सही मानूंगा, क्योंकि हमें अपना कोई भी जो काम है वो छिपा के, नाम छुपा के क्यों करना चाहिए? ऐसी बात है तो लगा लेनी चाहिए। अब जैसे कि शब्बीर डीजे हैं, ये तो मालूम चल रहा है कि भाई मुस्लिम है। रफी साउंड वाले हैं, ये तो मुस्लिम है। तो हमारे को कोई भी नाम रखने का अधिकार है, इसमें कोई हस्तक्षेप करे ये तो हमारे ये उसूल के खिलाफ वाली बात है। ये बैंड पार्टी चलाने का इच्छा हो रहा है किसी का, अब वो चला रहे तो उसमें जात पात को थोड़ी पूछूंगा कितनी जात क्या है। कलाकार लोग होते हैं, धर्म का तो कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि उनको सब धर्म के कार्यक्रम करना होते हैं, सभी धर्म के गीत भजन बजाना पड़ते हैं। कलाकार अपने आप में एक जात है। हमें तो अपना व्यापार देखना है, हम जातिवादी से हमारा कोई लेन देन नहीं है। बैंड हम तो हिंदू में भी बजाते हैं, मुस्लिम में भी बजाते हैं। बैंड की लाइन तो अलग ही है, उसको जात समाज से अपन जोड़ नहीं सकते हैं। काम को धर्म और जाति से दूर रखना चाहिए। काम तो काम है और काम को राजनीति से दूर ही रखना ठीक रहेगा। लेकिन यूपी पर मचे सियासी घमासान पर बात करना पड़ेगा। यूपी को जानने समझने और सियासी उठापटक को बताने वाले आदर्श सिंह से। आदर्श, बैंड बाजा वाले से भी हम लोगों ने बातचीत सुनाई, लेकिन मंत्री जी जो कह रही हैं इसको लेकर यूपी में भी माहौल गर्म है कि बैंड बाजा वाले ही गर्म है केवल? देखिए बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, यूपी में भी माहौल गर्म है। और मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि पार्टी के अंदर खाने के भी नेता जो हैं जिनसे बातचीत हुई है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि साहब देखिए सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ तक बात पहुँच जाएगी ये हम भी नहीं जानते थे। हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के भी अंदर के कई लोग हैं जो इस बात से नाखुश हैं जो मंत्री ने बयान दिया है। रही बात समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर वो आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब बताइए, बैंड बाजा किसी को बजवाना है, उसको ध्वनि से मतलब है, साउंड से मतलब है, वो आखिर नाम जानकर क्या करेगा? इस बात की राजनीति यहाँ पर जोरों से हो रही है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों से भी बयान आ रहे हैं। हमने आपने खुद भी दिखाया है, ना सिर्फ बिहार से बयान आ रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ आसपास के राज्यों से भी, उत्तराखंड के कांग्रेस के भी कई नेताओं ने भी इस बात का विरोध किया है। तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है और ना सिर्फ यूपी में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी मंत्री गुलाब देवी के इस बयान की चर्चा हो रही है। ज्ञानेंद्र जी, चलिए आदर्श साहब का बहुत धन्यवाद। कुछ बताने से अच्छा होगा बधाई हो मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री का मिशन निवेश, बधाई हो मध्य प्रदेश। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए मुखिया दिन रात लगा हुआ है। क्यों आपको पता है? इसीलिए तो कह रहा हूं बधाई हो मध्य प्रदेश। आज फिर से
खुशखबरी आई है। 19,000 करोड़ का निवेश आने वाला है मध्य प्रदेश में भाई साहब। 19,000 करोड़ का, सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं। 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऑफर मिला है आज सागर में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर बड़े बड़े उद्योगपति से मुलाकात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए न्योता दे रहे हैं। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, पिछले महीने ग्वालियर और आज सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश निवेश के लिए आप सबके मन को भाए और मध्य प्रदेश में आप सब आए। 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है, लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है। मध्य प्रदेश के लोग खुश रहे, उनके पास खूब पैसा आए, बस इसीलिए आपके मुखिया इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर पहुंचे। सीएम ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से अलग अलग टेबल पर चर्चा भी की। इस कॉन्क्लेव में कुटीर उद्योग, IT, टेक्सटाइल, पर्यटन के साथ कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस कॉन्क्लेव में हुए बड़े निवेशों को ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ समझाना चाहता हूं। समझ लीजिए और जान लीजिए। तो देख लीजिए, इस मौके पर 19,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले हैं। 19,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले और इस निवेश से 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कॉन्क्लेव में सागर संभाग के सभी 6 जिलों के लिए इन्वेस्टर्स ने दिल खोल कर निवेश का प्रस्ताव रखा। गीतांजलि ग्रुप ने 3500 करोड़ का इन्वेस्ट निवाड़ी में करने का प्रस्ताव रखा। पन्ना में 1,500 करोड़ का सीमेंट उद्योग लगाने का प्रस्ताव आया है। साथ ही दमोह के हटा में भी सीमेंट उद्योग लगाने का प्रस्ताव आया है। बीना में 100 करोड़ टेक्सटाइल के लिए निवेश करने का प्लान बना है भाई साहब, 100 करोड़। सागर में डेटा सेंटर के लिए 1700 करोड़ के निवेश का प्लान बना है। साथ ही सुर्खी में IT क्षेत्र में 1700 करोड़ का निवेश किया जाएगा। खूब पैसा मिला, इसीलिए तो 19,000 करोड़ पहुंचा है आंकड़ा। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को विकसित करने का प्लान बनाया गया है। समझ गए आप क्यों दिखा रहा था आपको? विकसित मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या प्लान है, ये भी सुन लीजिए। हम सबका सौभाग्य है, ये बड़ा काम है, अच्छा काम है, संभाग लेवल पर रोजगार देने। 30 से अधिक उद्योगपतियों, उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 में मीटिंग की गई है। जिला दमोह क्षेत्र में ONGC द्वारा 2026-27 में गैस उत्पादन की संभावना है। 96 इकाइयों के आश्रय पत्र जारी किए गए, जिसमें 240 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। इसमें 1700 करोड़ का निवेश है और 500 से 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सभी संभागों में कॉन्क्लेव करके पूरे प्रदेश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सागर के बाद अगला कॉन्क्लेव रीवा में होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में जो कॉन्क्लेव हुए उसमें प्रदेश को क्या क्या मिला वो भी आपको विस्तार से बता देता हूं। देख लीजिए सब कुछ डिटेल में। डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं अब तक प्रदेश में 4 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुका है, जिसमें पहला कॉन्क्लेव उज्जैन में मार्च में हुआ था, जिसमें अब तक का सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया। कितने का? 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया। इसके बाद दूसरा कॉन्क्लेव जुलाई में जबलपुर में हुआ था, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया था। तीसरा कॉन्क्लेव ठीक 1 महीने पहले ग्वालियर में हुआ, जिसमें 8,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव आया था। और आज
सागर में चौथा कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें 19,000 करोड़ का प्रस्ताव आया है। इस तरह प्रदेश में हुए 4 कॉन्क्लेव में 1,49,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आ गया है। इतने विस्तार से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब कुछ समझ जाएं। सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के बाहर भी दौरे कर रहे हैं। मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलुरु और कोलकाता तक जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग क्षेत्र को एक नई रफ्तार देने में लगे हुए हैं। लगातार उद्योगपतियों से मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सीएम के इंटरैक्टिव सेशन में ये भी देख लीजिए आप, सीएम के इंटरैक्टिव सेशन में प्रदेश में कितने निवेश का प्रस्ताव मिला है वो भी जान लीजिए। मुंबई में 75,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है। कितने का? 75,000 करोड़ मुंबई। कोयंबटूर में 3,255 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है। वहीं बेंगलुरु में भी 3,175 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला। कोलकाता का भी जान लीजिए, कोलकाता में भी 19,270 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है। समझ रहे हैं आप कहां से कितना पैसा आ रहा है? मतलब आपके मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में भी जाकर आप लोगों के लिए निवेश ला रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो आपके ही घर में पैसे आएंगे, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार बढ़ेंगे, खूब पैसा आने वाला है। इसलिए फिर से कह रहा हूं, बधाई मध्य प्रदेश। आज दिन भर कौन था? ये देखिए छतरी लिए खड़े हैं और अभी भी डिग नहीं रहे हैं और चेहरे में थोड़ी थकान तो दिख रही है, लेकिन काम के प्रति इनका जज्बा और जुनून सब दिखाई दे रहा है। आज तो मुस्कुराइए श्याम जी, आप ऐसे ठीक नहीं लगते, इसलिए बार बार मैं आपको टोकता हूं। आज तो आप खूब गाना बजाना भी करवाए हैं कॉन्क्लेव में, और जो माहौल आपने बनाया था उससे लग रहा था कि ये है बेसिकली रीजनल कॉन्क्लेव जो हो रहा है, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव। वो महाकुंभ की तस्वीर आपने दिखाई थी, आपने बनाई थी। तो बहुत अच्छा टेलीविजन दिखाने के लिए एक तो आपको बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा मध्य प्रदेश की जनता क्यों खुश हो जाए इस कॉन्क्लेव से, श्याम जी जरा जनता को बता दीजिए, मध्य प्रदेश की जनता को क्यों खुश होना चाहिए? श्याम तोमर जी बताइए। देखिए ज्ञानेंद्र, हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को और मध्य प्रदेश की जनता को, उनको इसलिए खुश हो जाना चाहिए कि जो उपेक्षित क्षेत्र थे, यानी कि बुंदेलखंड का एरिया, चंबल का एरिया और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं विंध्य का एरिया, तो अब ये उपेक्षित नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश की डगर साफ है। मध्य प्रदेश को अब विकास करना है और विकास करने के साथ साथ में अब उन्नत जो है प्रदेश बनना है, ये भी। और साथ साथ में इसलिए भी खुश होना चाहिए कि रोजगार की सुविधा यहाँ मिलेगी। अब उनको दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिलेगा बुंदेलखंड में मिलेगा, बुंदेलखंड के तमाम जिलों को मिलेगा। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो निवेश आए हैं वो स्थायी आए हैं। प्रस्ताव आना यानी इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं अब जो है एमओयू होगा, एमओयू होने के बाद में इंडस्ट्री डलेगी, इंडस्ट्री डालने के बाद में तस्वीर बदलेगी। तो मध्य प्रदेश की जो खूबियां हैं, पर्यटन है यहाँ की खूबी। इस अगर बुंदेलखंड की बात करें तो माइनिंग यहाँ की खूबी है। यहाँ खनिज बहुत है, यहाँ हीरा भी मिलता है, यहाँ जस्ता भी मिलता है, तांबा भी मिलता है। तो ये तमाम खुशी करने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ की जनता के लिए हैं। अब उनको उपेक्षित भाव रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता से भी हमने बात की, विस्तार न्यूज़ ने बात की, जनता खुश है और वो कह रही है कि जो मोहन सरकार कर रही है वो वाकई में सही दिशा में है। ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने विस्तार से मध्य प्रदेश के दर्शकों को बता दिया, सब कुछ मैंने सुना दिया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? अतिथि शिक्षक घर में कब्जा नहीं करेंगे, फाइनल हो गया है। खूब बवाल मचा हुआ था, फाइनली फैसला हो गया है कि अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो घर पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अरे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई। कुछ दिन पहले स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा था कि नाम क्या है उनका? अतिथि शिक्षक। तो अतिथि बनकर आओगे तो क्या हमारे घर पर कब्जा करोगे क्या? और अब सरकार ने फाइनल फैसला ले लिया है कि अतिथि शिक्षक अतिथि ही रहेंगे, परमानेंट नहीं होंगे। पूरी खबर जान लीजिए, चलिए विस्तार से बता देता हूं। आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था और अतिथि शिक्षकों की वही पुरानी मांग कि उन्हें नियमित किया जाए। 10 सितंबर को अतिथि शिक्षकों ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था। शाम होते होते मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षकों से मुलाकात की थी और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। वैसे अतिथि शिक्षकों को दर्द नया नहीं है।
16 साल पुराना मामला है। मध्य प्रदेश में 16 सालों से अतिथि शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और इनको नियमित करने की मांग भी सालों पुरानी है, लेकिन सरकारें बदलती रहीं और मामला जस का तस रहा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कोई नियम ही नहीं था और अतिथि शिक्षकों को कोई परीक्षा भी पास नहीं करनी पड़ती। 2018 में अतिथि शिक्षकों का मुद्दा सबसे ज्यादा जोर पकड़ा था। तब से लेकर अब तक कई बार राजधानी की सड़कों पर अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर चुके हैं। अतिथि शिक्षकों ने 3 दिसंबर 2023 को भोपाल में 3 सितंबर 2023 को भोपाल में सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था। उस समय तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, लेकिन साल बीतने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो 10 सितंबर को भोपाल में प्रदर्शन किया गया। फिलहाल अब फाइनल फैसला आ चुका है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25% का आरक्षण दिया जाएगा। ये बड़ी बात है, अच्छा है। अगर मान लीजिए नहीं आपकी भर्ती की जा रही है और तो परमानेंट नहीं किया जा रहा है, तो जब भर्ती होगी तो आप जिन लोगों ने काम किया है उसका लाभ मिलेगा, 25% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि शिक्षकों की जो सामान्य भर्ती होगी उसमें से ही 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे और ये सब हुआ है हाई कोर्ट के निर्देश के बाद। फिलहाल अतिथि शिक्षकों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। इस फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण से छेड़छाड़ को संविधान के खिलाफ है, आरक्षण से छेड़छाड़ संविधान के खिलाफ है। सुन लीजिए क्या कहना है, सुनाइए। देखिए, अतिथि शिक्षकों के मामले में सरकार गंभीर है, खुद मुख्यमंत्री गंभीर है, कुछ शिक्षा मंत्री गंभीर है, लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस वो कांग्रेस जिसने 15 महीने की सरकार के पूर्व हमने देखा था जब अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम उनका नियमितीकरण करेंगे। तो ये कांग्रेस का चरित्र देख चुके हैं अतिथि शिक्षक और पता है उन्हें कांग्रेस ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उन्हें गुमराह करने का काम किया, उनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया। नहीं, वो आरक्षण शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। आरक्षण कैसे कोई दे सकता है? आरक्षण उतना ही मिल सकता है जितना संविधान में तय है। उनको वेटेज दें, उनको नंबर दें। आज के अधिकार को कल पर स्थगित कर दो। जब आज का अधिकार कल पर स्थगित करेंगे तो कुछ ना कुछ झुंझुना पकड़ाना पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ कौन है? हाई कोर्ट का आदेश, शिक्षा विभाग का निर्देश। मिस्टर अंचल शुक्ला, अब तो अतिथि शिक्षक अतिथि बनकर आए थे, अतिथि ही रह जाएंगे। ये बात अलग है कि 25% आरक्षण दिया जाएगा शिक्षक भर्ती में उन्हें विशेष तौर पर। अंचल, क्या माना जाए कि ये जो सड़क पर प्रदर्शन हो रहा था और मामा शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे होगा बहुत जल्दी सुनवाई करूंगा, मैं कुछ न कुछ करूंगा, उन्हें ढाढ़स दे रहे थे, पूर्ण विराम लग गया है? अंचल, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है और इसके बाद जिस तरीके से डीपीआई ने अपना आदेश जारी किया है, 70,000 उम्मीदों पर पानी फिरा है। 70,000 अतिथि शिक्षक हैं मध्य प्रदेश में जो कि ये आस लगाए बैठे थे। पहले उन्होंने सरकार का दरवाजा खटखटाया, इसके बाद वो हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने आज अपना आदेश जारी किया है कि उन्हें सीधे नियमित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और उसके बाद डीपीआई ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि इन्हें सीधी भर्ती में 25% का आरक्षण जरूर। अंचल रोक रहा हूं, रुकना पड़ेगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2 लोगों की मौत की खबर है। अंचल, बहुत शुक्रिया, इतनी ही बातचीत हो पाएगी। उज्जैन में भारी बारिश से महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। गेट नंबर 4 के पास दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है। मलबे को पूरी तरह हटाकर ही ये पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल खबर यही है कि एसपी ने 2 लोगों के दुखद मौत की पुष्टि कर दी है और मुझे सीधे ग्राउंड पर जाना होगा और सीधे ग्राउंड पर मुझे कौन मिलेगा? संतोष कृष्णानी, जो कि खबरों पर सबसे आगे रहते हैं, मौके पर हैं। बहुत दुखद मौत हुई है, बारिश हो रही है, सुरक्षा कर्मियों को देख रहा हूं रेन कोट ओढ़े हुए हैं और आपको देख रहा हूं कि छतरी लिए हुए हैं। कितने लोग दबे हैं, दीवार कितनी पुरानी थी और अभी क्या स्थिति है? संतोष, बता दीजिए दर्शकों को। संतोष कृष्णानी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, ये दुखद हादसा है और महाकाल मंदिर के ठीक सामने जो यहाँ पर सेकंड फेज का काम किया गया था और उसी के पास है बड़ा गणपति मंदिर जो महाराजवाड़ा क्रमांक 3 है, उसी की दीवार भारी बारिश के चलते यहाँ पर गिर गई है, जिसमें 5 लोग के दबे होने की सूचना यहाँ पर मिली थी, जिसमें से 2 लोगों की दुखद मौत हो गई है। और उसके बाद पूरा प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पे आया और वहाँ पर रेस्क्यू करने का अभियान यहाँ पर चालू किया है और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। और हम आपको यहाँ पर
रूबरू भी कराएंगे, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ये जो आरक्षक है, महाकाल मंदिर के आरक्षक है, उन्होंने यहाँ पर मलबे में से 2 लोगों की जान बचाई है। वो आप देख सकते हैं, वो अपना कर्तव्य मान रहे हैं। कर्तव्य के अनुसार यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार दीवार गिरी थी, मलबा गिरा था, मलबे के चलते यहाँ और कोई तो नहीं दबा है, इसीलिए यहाँ पर छोटी जेसीबी और बड़ी जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन एक दृश्य हमको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो दीवार गिरने के बाद यहाँ जो मलबा गिरा था उसका ये दृश्य है। और यहाँ पर तमाम यहाँ पर अलर्ट मोड पे नगर निगम टीम है, प्रशासन है, आरक्षक है, सभी यहाँ पर मौजूद है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। चंद्रभान जी हम बात करने की कोशिश करते हैं। चंद्रभान जी, आपने कई लोगों नहीं, सभी ने टीम वर्क से काम किया, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरे हम लोग सहयोग करा, बाकी सब वरिष्ठ अधिकारी। बिल्कुल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमने लोगों की सबसे पहले जान बचाई है, क्योंकि यहाँ पर जान बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है। चलिए संतोष, ये दुखद खबर है, 2 लोगों की मौत हुई है। आगे जो भी अपडेट होगा आप जानकारी इसी तरह से विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताते रहिएगा, सावधान करते रहिएगा और बारिश में खुद भी सावधान रहिएगा। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगली खबर क्या है? इलाज नहीं मिल रहा है तो अनशन पर बैठ गए हैं। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। एक ही परिवार के 5 सदस्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पिता के साथ बहन और 3 भाई बीमार हैं। इलाज न होने के कारण आमरण अनशन पर बैठना पड़ जाएगा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ बता देता हूं। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है। तस्वीरों में दिख रहे व्यक्ति का नाम मनीष यादव है। इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इनकी मांसपेशियां लगातार सिकुड़ रही हैं और शरीर पूरी तरह से कंकाल बनता जा रहा है। मात्र 10 साल की उम्र से ही इनको ये बीमारी है। इस बीमारी का इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है। इसका इलाज विदेशों में संभव तो है, लेकिन काफी महंगा है। एक पीड़ित के इलाज में करीब 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। सर हमारे घर में 5 लोग पीड़ित हैं, जो शरीर सूख कर कंकाल होती जा रही है। सर हम लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं। सर हम लोग, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी तक और भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक ये आवाज़ पहुँचे और हम लोगों का इलाज कराया जाए, ताकि हम लोग भी अपना जीवन जी सकें। हम लोग भी जीना चाहते हैं। बहुत दर्दनाक मामला है। मनीष के आमरण अनशन पर बैठने के पीछे की वजह भी जान लीजिए। सब कुछ विस्तार से बता देता हूँ। पीड़ित परिवार त्योंथर जनपद के उसर गांव का रहने वाला है। परिवार के 9 लोगों में से 5 लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहे हैं। 5 लोग। परिवार के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। त्योंथर के पूर्व विधायक के लेटर पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से बात की थी और जर्मनी में सरकार के खर्च पर पूरा इलाज कराने का भरोसा दिया था, लेकिन पीड़ितों का अब तक इलाज नहीं हो पाया है। इलाज न मिलने से मनीष यादव अब एसडीएम कोर्ट के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 25 सितंबर की दोपहर से मनीष अनशन पर बैठे हैं। जब तक इलाज का आश्वासन नहीं मिल जाता वह ऐसे ही अनशन पर बैठे रहेंगे। साथ ही इलाज नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहे हैं। मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं रीवा सांसद और अधिकारी, ये भी सुन लीजिए। उनका एक ही इसमें रिक्वेस्ट है कि उनकी जो बीमारी है उसका इलाज कराया जाए। तो अभी उनको सेफर साइड अपने मेडिकल कॉलेज ले आया गया है, ताकि उनकी स्थिति और ऐसे बिगड़े ना, उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उनको फाइनल जो उनका डिमांड है, उनका जो कहना है, जो उनको इलाज चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पूरी संभव मदद की जाएगी। बीमारी तो ऐसी है जिसकी अभी दवा खोज चल रही है और मेरे संज्ञान में वो बात आई है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बातें ले आकर न संभव हो सकेगा, कहाँ कैसे किया जा सकता है। संवेदनशील मामला है, मानवीय मामला है।
आज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी मनीष से फोन पर बात की, साथ ही एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी है पीड़ित परिवार का इलाज। पीड़ित मनीष का यह अनशन कब खत्म होगा, ये सुनिश्चित होना चाहिए। उनको और उनके परिवार को सही इलाज मिलना चाहिए। आगे जो भी अपडेट होगा वो बताता रहूंगा, आपको इसी तरह से दिखाता रहूंगा। और मेरी कोशिश होगी, विस्तार न्यूज़ की कोशिश होगी कि अगर कोई मदद इन तक पहुंचाता है तो उसे भी हम दिखाते रहें। विस्तार न्यूज़ की भी ये अपील है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर आपको बताता हूं जो लास्ट में दिखाऊंगा, 8282824982। आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नाम पता, हमारा रिपोर्टर आप तक पहुंच जाएगा। अगर इनकी मदद होगी तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। मैं कहता हूं विस्तार न्यूज़ यानी आपका अपना चैनल, हमारा मकसद होता है आपकी मदद करना। लास्ट में एक नंबर दिखाऊंगा, इस पूरे एपिसोड में आप बने रहिएगा। अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि ये दर्द कम होना चाहिए और ऐसे इसी तरह से मिलकर अगर समाज के लोग इस इलाज के लिए अपना कुछ अंशदान देते हैं तो इससे बड़ी मदद किसी की क्या ही हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री का शराब घोटाले से कनेक्शन, जेल से छूटे हैं और चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री बनना है, ऐसी प्लानिंग है। लेकिन शराब है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं से ढूंढ लाता है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के जांच की आंच अब झारखंड तक पहुंच गई है। केस में बड़ा टर्न आया है। लिकर स्कैम मामले में झारखंड के 2 अफसरों पर FIR दर्ज हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व सचिव पर FIR दर्ज हो गई है। रायपुर EOW ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने को लेकर नया केस दर्ज किया है। इस केस में झारखंड के IAS विनय कुमार चौबे और पूर्व संयुक्त आयुक्त आबकारी गजेंद्र सिंह पर FIR दर्ज की गई है। IAS विनय कुमार झारखंड के CM हेमंत सोरेन के सचिव रह चुके हैं। इन दोनों अफसरों से ED छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पहले भी पूछताछ कर चुकी है। नई FIR में झारखंड के IAS विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह के साथ छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा झारखंड में शराब आपूर्ति, मैन पावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। FIR में यह भी बताया गया है कि शराब सिंडिकेट की आपराधिक साजिश की वजह से झारखंड को 2022-23 में राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। शिकायत के बाद हुई शुरुआती जांच में पाया गया है कि नियम में फेरबदल कर शराब कंपनियों से करोड़ों का कमीशन लिया गया है, करोड़ों रुपए वसूले गए। बहुत घोटाला है भाई, बस इसीलिए शराब घोटाले में कोई भी अपडेट आता है बताता रहता हूँ। इस खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौन जुड़ा है? नितेश गर्ग, कहाँ से लाए हुए दस्तावेज? और जब IAS का नाम आता है तो बहुत फ्रंट में रहते हो। अब ये जो झारखंड के IAS फंसे हैं और यहाँ कई IAS जेल में हैं, तो इनसे जो है कुछ न कुछ तो कनेक्शन मिलेगा ही। और दूसरा, शराब कहाँ बनती थी, कैसे बनती थी, कहाँ होलोग्राम बनता था, इस पर आपने बहुत अच्छे से विस्तार से पड़ताल की है। क्या है अपडेट इस पूरे मामले का और इसके तार कहाँ जुड़े? नितेश बता दीजिए जल्दी से। तार हैं कि कईयों को बेतार कर रहे हैं। बताइए, अनिल टुटेजा का नाम हो, अनवर ढेबर का नाम हो, AP त्रिपाठी का नाम हो, बार बार नाम अलग अलग जगहों पर आ रहे हैं। जैसा कि नकली होलोग्राम मामले पर जो प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी FIR में नाम था। नई FIR आई है, उसमें भी नाम है, लेकिन कहानियां अलग होती हैं, एंगल अलग होता है और परत दर पता चलता है कि घोटाला कितना गहरा था, कितनी इसमें था थी और कितना सोचा समझा था। ये जो नई FIR है EOW ने दर्ज की है रायपुर के, और इसमें क्या चीज़ है जो आज 2 केस हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बता दूं संपादक जी, 2 केस हुए हैं। एक तो नकली होलोग्राम मामले में 2000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट पेश की गई ACB की विशेष कोर्ट में। दूसरी तरफ EOW और ACB ने FIR दर्ज की और इसमें फिर वही नाम कमोबेश दिखाई दिए जो पहले भी घोटाले में नाम थे, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। कहानी जुड़ रही थी छत्तीसगढ़ के, माफ कीजिएगा, झारखंड के जो नई शराब नीति बनाई गई है, जो झारखंड में बवाल मचा हुआ शराब घोटाले में, उससे जुड़ी हुई। और ये दोनों कहानियां जोड़ने की जो है बात सामने आई है कि जो छत्तीसगढ़ में कथित रूप से पहले शराब घोटाला हुआ और जो झारखंड में शराब घोटाला हुआ है, इनकी कहानी जुड़ती मिला के नितेश, कुल मिला के झारखंड के जो IAS अफसर हैं वो अगर छत्तीसगढ़ कैडर में उनकी नौकरी नहीं लगी है तो छत्तीसगढ़ का कम से कम जांच पड़ताल जरूर देख लें, ऐसी व्यवस्था अब बन रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस घोटाले और तार को समझाने के लिए। अगली खबर क्या है भाई? अगली खबर बता दीजिए। प्रशासन ध्यान दीजिए, डायरिया से लोग परेशान हैं और प्रशासन को हम अलर्ट करते रहेंगे।
किस जिले की कहानी है उस जिले के कलेक्टर से भी कहेंगे कलेक्टर साहब ये ठीक नहीं है। प्रशासन की लापरवाही से 2 लोगों की जान चली जाए ये ठीक नहीं है। गांव में कई दिनों से डायरिया फैला हुआ है लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ये ठीक नहीं है कलेक्टर साहब, ये ठीक नहीं है। क्या है पूरा मामला और कहां के कलेक्टर को मैं इस तरह से घेर रहा हूं और सवाल उठा रहा हूं ये भी आपको बता देता हूं। चलिए, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कलेक्टर साहब आपसे कह रहा हूं ये नहीं होना चाहिए। 2 लोगों की मौत नहीं होना चाहिए। जिले के मुखिया हैं आप। मामला बालोद जिले के टिकरी गांव का, इसलिए सवाल आप ही से पूछा जाएगा। टिकरी में 1 हफ्ते से डायरिया फैला हुआ है। डायरिया के मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। कुछ लोग सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं तो कुछ लोग निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। डायरिया फैलने की वजह गंदे पानी को बताया गया है। इस गांव में जिस बोर से पीने के पानी की सप्लाई की जाती है उसी बोर के आसपास गांव का सारा गंदा पानी जमा होता है। साथ ही पाइपलाइन में भी कई जगह लीकेज है जिसके चलते गांव में डायरिया का संक्रमण फैला है। गांव वालों का आरोप है कि पेयजल विभाग ने महज दवाई डालकर औपचारिकता पूरी कर दी। गांव में पीएचई विभाग की ओर से पानी टंकी का निर्माण भी किया गया है लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पानी टंकी की केवल टेस्टिंग ही हो पाई है। फिलहाल गांव में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। आगे बात करेंगे लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए ग्राउंड के हालात क्या हैं। दिखाइए रिपोर्ट। जगह पाइपलाइन फूट गई है। मतलब शासन प्रशासन चेकिंग नहीं आया। गंदे पानी का जमावड़ा लापरवाही। जीवन का पानी है तालाब के पास, वहाँ गंदा पानी जमावड़ा होता है। वो बोर है जिसके माध्यम से टिकरी गांव में पानी की सप्लाई की जाती है। नाली में टिकरी गांव के जितने भी गंदे पानी घरों से निकलने वाले सारे गंदे पानी मामला काफी गंभीर है। इतने दिनों से पानी की सप्लाई वाली जगह पर गंदा पानी इकट्ठा हो रहा था लेकिन किसी भी जिम्मेदार का उस पर ध्यान नहीं गया, ना ही गांव के पंचायत और ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई कदम उठाया। बहुत बड़ी लापरवाही है और इसलिए कह रहा हूं मैं, जिले के मुखिया कलेक्टर साहब ध्यान दे लीजिए। 2 लोगों की मौत है, आगे ना नुकसान हो। इसी लापरवाही के चलते गांव में डायरिया फैला और 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले पति पत्नी थे। मृतक धनराज को डायरिया हुआ था। पति की सेवा करते करते उनकी पत्नी उर्मिला भी डायरिया का शिकार हो गई। डायरिया से पूरा गांव परेशान है। अगर शुरू में ही पानी की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब गांव वालों को डायरिया से मुक्ति दिलाने के हर संभव प्रयास होने चाहिए। और फिर कह रहा हूं कलेक्टर साहब, ये प्रयास आपको ही करवाना चाहिए, आपको ही जाना चाहिए, उस गांव में जाना चाहिए। आप जिले के कलेक्टर हैं, अगर आप वहां खड़े हो जाएंगे तो पूरा अमला व्यवस्था दुरुस्त करने में लग जाएगा। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर बता देता हूं। नक्सल पीड़ितों का सीएम हाउस में स्वागत हुआ है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पत्नी किस तरह से स्वागत कर रही हैं कौशल्या साय, ये भी आपको हम दिखा देते हैं, बता देते हैं। मुख्यमंत्री आवास से बहुत प्यारी तस्वीर आई है। जमघट लगा है सीएम हाउस में, जमघट। तस्वीर देखते जाइए। एक 19 सितंबर की तस्वीर है और दूसरी 26 सितंबर की। 19 तारीख को बस्तर के रहने वाले ये तमाम नक्सल पीड़ित गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे और कल रायपुर आने पर ये सभी लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। कितना सम्मान, कितना प्यार, कितना दुलार, कितना लाड उन लोगों को दिया जा रहा है। देश के गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के मुखिया के घर तक, प्रदेश के मुखिया के घर तक। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। क्या कह रहे हैं कि आज तक मेरे घर में कोई ऐसा मेहमान नहीं आया है। सोचिए, देश का गृह मंत्री जब इस तरह से किसी के स्वागत में शब्द निकाल रहा हो, और वो भी किसके, जो नक्सलियों का दंश झेले हैं, किसके, जो नक्सलियों के सताए हुए हैं, किसके, जो नक्सलियों से पीड़ित हैं, जिनके पैरों को गोलियों से मार दिया गया है, जिनके बच्चों को जान ले ली गई है, जिनके बच्चों को बाप बिलख रहे थे, रो रहे थे। ऐसे लोगों को सम्मान कौन दे रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह। कहां? दिल्ली, अपने निवास में, और कह रहे हैं आप जैसा मेहमान ही नहीं आया कोई मेरे घर में। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ में स्वागत हो रहा है।
सम्मान हो रहा है, तोहफे दिए जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है और मार्च 2026 में अमित शाह गृह मंत्री के नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी की ओर बढ़ते हुए कदम है। इसलिए ऐसी खबरों को मैं डूब कर दिखाता हूं, महसूस करके दिखाता हूं, क्योंकि जिस दिन मैं ये खबर पढ़ूंगा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हुआ, यकीन मानिए उन ऐसी तस्वीरों को, कभी ना भूल जाने वाली तस्वीरों को, कभी ना भूलने वाली तस्वीरों को मैंने जब जवानों के शव देखे हैं, 12-12, 15-15, जब जवानों की शहादत देखा हूं और उनके शव को ले जाते, गांव में ले जाते, उनके परिवारजनों को सौंपते देखा हूं, यकीन मानिए बहुत दुख हुआ है। बहुत करीब से मैंने देखा है जवानों की शहादत को, जवानों की कुर्बानी को, और उसे देखकर मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और अगर उस पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की पत्नी इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता को इसको बहुत बड़ी बात के रूप में बताना चाहिए। इन सभी लोगों ने नक्सलियों का दंश झेला है। जब ये नक्सल पीड़ित सीएम निवास में पहुंचे तो श्रीमती कौशल्या साय ने इन सभी लोगों का स्वागत किया। बस्तर के रहने वाले इन सभी नागरिकों को सीएम हाउस में आमंत्रित किया गया था। किसी कारणवश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरी करने में कौशल्या साय ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पत्नी हैं, जानती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कौशल्या साय ने सभी लोगों को उपहार देकर सम्मानित किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मृगेंद्र पांडे हैं। मृगेंद्र, मैं भावुक हो जाता हूं इस तरह की खबरों में, और मैं बोलने लगता हूं तो मुझे लगता है बताता जाऊं, ये खुशखबरी है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के लोगों के लिए एक तरह से अपने आप में तोहफा है कि देश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास उनका अपना परिवार हो गया है। मृगेंद्र, उनका अपना परिवार हो गया है। न जाने कितनी खबरें आपने लिखी है, न जाने कितनी खबरें आपने लिखी हैं, न जाने कितनी पीड़ा आपने देखी है और उस पीड़ा को शब्दों में उकेरा है। मृगेंद्र, ये भावुक कर देने वाली तस्वीर है, खुश करने वाली भी तस्वीर है। मृगेंद्र, बताइए। जी देखिए, आपने जो कहा वो सच में भावुक करने वाली तस्वीर है। आप समझिए कि बस्तर का एक आदिवासी जिसे नक्सली अपनी गोली का निशाना बनाते हैं, वो आज देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेताओं के घर पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री के घर पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। आप सोचिए, बस्तर का आदमी राष्ट्रपति से मिलने का सपना देखता है, राष्ट्रपति को दूर से देख ले, एक झलक पाले, उसके लिए महीनों महीनों सालों सालों संघर्ष करता है। सबसे अच्छी बात आपने कही कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य है कि हम नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करेंगे, ये उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। आप समझिए, दिल्ली में लोगों को ये महसूस कराना कि नक्सलवादी जो है वो सिर्फ पुलिस को नहीं, आदिवासियों को भी निशाना बना रहे हैं, आदिवासियों को गोली मार रहे हैं, उनके जो आईडी लगे हैं ज़मीन के अंदर उससे आदिवासियों के पैर उड़ जा रहे हैं, हाथ उड़ जा रहे हैं। वो ये पीड़ा बताना दिल्ली में बैठे लोगों को बताना एक बड़ी बात है। जो मुहिम है, चाहे वो बस्तर शांति संघर्ष समिति हो या भाजपा हो या राज्य सरकार हो, ये जो मुहिम है वो बताती है कि किस तरीके से नक्सलवाद को न सिर्फ गोली से खत्म किया जा सकता है, बल्कि इस तरह के प्रयास करके आम जनमानस के बीच एक धारणा बनाकर कि नक्सली जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शहरी नक्सलियों को टारगेट करके कि किस तरीके से शहरी नक्सली प्रोपोगेंडा करते हैं और बताते हैं कि जो नक्सली कर रहे हैं या आदिवासियों को जो नक्सली मार रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उसके विपरीत ये जाकर एक संदेश देने की कोशिश है। निश्चित तौर पर मृगेंद्र जी, निश्चित तौर पर आज हम और आप बात कर रहे थे, हम और आप विस्तार से बात कर रहे थे इस पर कि किस तरह से मुख्यमंत्री का निवास और गृह मंत्री का निवास इनका खुद का घर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र, इतने विस्तार से समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज क्या हुआ है आपको पता है? अगली खबर क्या है? कांग्रेस की पदयात्रा है और दीपक भाई जब ही आए थे हमारे दफ्तर तो कह रहे थे कि पदयात्रा निकाल रहा हूं, तो मैंने इनसे पूछा कि आप तो निकाल रहे हैं, अकेले ही निकल रहे हैं कि जो पीछे हैं वो भी आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, यात्रा शुरू कर दिया है भाई। पार्टी ने इसे न्याय यात्रा का नाम दिया है। आज कांग्रेस की यात्रा रायपुर के गिरौदपुरी धाम से निकली। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। चरणदास महत, टीएस सिंहदेव समेत पार्टी के तमाम दिग्गज यात्रा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता खोमन साहू मौके पर मौजूद थे, यात्रा कवर कर रहे थे। देख लीजिए उन्होंने कुछ भेजा है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का न्याय यात्रा जारी है। पिछले 15 सालों से हर सरकारों से लड़ने के लिए मुझे इस वेशभूषा का धारण करना पड़ता है। गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। ये देखिए तमाम जो उनके दिग्गज नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। दीपक भाई जी कितना तैयार हैं आप? पूरी 6 दिन के लिए तैयार है, हमारी टीम तैयार है। ये जो हम लोग का पद यात्रा है ये न्याय यात्रा है। ये सीधा हम जनता के बीच में जाके न्याय मांगेंगे और सरकार छत्तीसगढ़ को नहीं संभाल पा रही है। बाबा जी का सम्मान हम सबके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, सतनामी समाज के लिए बिना किसी समझौते का। हम इस पूरी यात्रा में साथ रहेंगे क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी, ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है। बीजेपी सरकार की शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। 6 दिन ऐसे ही कांग्रेस के नेता पैदल मार्च करते रहेंगे। कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया। सुना दीजिए भाई क्या कह रहे हैं नितिन नवीन, प्रदेश प्रभारी, सुनाइए। कांग्रेस ने इस देश के साथ जितना अन्याय किया है उनको उन अन्याय का हिसाब देना चाहिए। खास करके छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। किस प्रकार से एससी वर्ग के छात्रों को नंग धन प्रदर्शन करना पड़ा वो दिन भूला नहीं। किस प्रकार से पीएससी के घोटाले में पूरा सरकार इन्वॉल्व है, लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास को केवल अपना चेहरा नहीं चमक रहा था इसलिए गरीबों का आवास छीनने का काम गुनाह किसी ने किया तो वही कांग्रेस की सरकार ने किया। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अन्याय किया है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ उनको इसके लिए पछतावा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके अन्यायों का हिसाब उनको इस यात्रा के क्रम में देना चाहिए। नितिन नवीन कह रहे हैं कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर एक नई शुरुआत कर रही है, लेकिन नितिन नवीन कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर दिखा देता हूं मैं आपको। टाइम कितना हो गया नहीं दिखा पाएंगे। सूर्य प्रकाश हमारे कुशवाहा जो पैनल में बैठे रहते हैं, जो हमको कमांड देते हैं, सूर्यपाल कुशवाहा कह रहे हैं कि नहीं दिखा पाएंगे। तो कुछ तो दिखा दो जो मैं बता दूं। डाल दो पीछे, क्या डाल दिए पीछे, यहाँ इसको दिखा देता हूं। एक्स देख लीजिए, ट्विटर हैंडल देख लीजिए जिसको कहते हैं एक्स हो गया है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए मैं आपको हर दिन दिखाता हूं क्योंकि आप यहां पर जाइए, कमेंट कीजिए, अपनी बात कहिए, मैं आपको रात को 8 बजे दिखाऊंगा। और जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई खबर चाहते हैं कि सीधे मुद्दे की बात में विस्तार न्यूज में आपकी खबर दिखाई जाए तो ये नंबर डाल दीजिए यहां पर, ये देखिए 828282, माफ कीजिएगा 8282824982, बहुत सरल नंबर है 8282824982 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी होगा सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए और विस्तार न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।